सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज आप लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। आज ये राष्ट्रीय पर्व पूरे देश में, हर विभाग में, हर कार्यालय में, हर संस्था में, हर स्कूल में बहुत हर्ष उल्लास के साथ में मनाया जाएगा। और एक ये ऐसा त्योहार है, इसमें सभी जात, सभी धर्म के लोगों को एक साथ मनाने का अवसर मिलता है। इसलिए इस राष्ट्रीय पर्व को बहुत ही अच्छी तरीके से मनाएँ। और इसमें कई से क्वेश्चन बनते हैं, जिनके बारे में एक पढ़े लिखे व्यक्ति को, समझदार व्यक्ति को मालूम होना चाहिए। ये हम गणतंत्रता दिवस, रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं। ये किस पर निर्भर करता है, क्यों मनाते हैं। तो मैं इसके लिए आपको कुछ जानकारी बताना चाहता हूँ। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो संविधान सभा जो है, ये क्या है, और संविधान सभा में जो मेंबर्स थे, कैंडिडेट थे, वो कैसे चुनकर संविधान सभा में पहुँचे हैं, इसके विषय में बताना चाहता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का क्या योगदान रहा और कैसे पहुँचे वो संविधान सभा में। तो इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब गोलमेज सम्मेलन 1930, 31, 32 में हुआ था, उसमें बाबा साहब को कम्युनल अवार्ड मिला था। अब कम्युनल अवार्ड क्या है, ये आप अलग विषय है। लेकिन उसके बाद जब गांधी जी को उनके पक्ष में जैसा वो चाहते थे वैसा नहीं हुआ गोलमेज सम्मेलन में, और बाबा साहब को उन्होंने जैसा बताया और जैसी उम्मीद की थी वैसे उनको एक अधिकार दिया गया था। यानी जो दलित समाज के लोग थे उन्हें डबल वोट का अधिकार मिला था कम्युनल अवार्ड में। तो उसी पे जब 1932 में गांधी जी गोलमेज सम्मेलन लंदन से वापस आ रहे थे, और वो सीधे आमरण अनशन पर बैठ गए थे। पुणे जेल जो है, अरबदा जेल में, और उस पे आमरण अनशन पर बैठ गए थे और विरोध कर रहे थे बाबा साहब का, बाबा साहब के अधिकारों का, समाज के अधिकारों का। इसीलिए 24 सितंबर 1932 में जो एक समझौता हुआ था बाबा साहब, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में, उसी को पुणे पैक्ट कहते हैं। और पुणे पैक्ट में ही जात के आधार पर कुछ सीटों का बंटवारा हुआ था। उस समय भारत में पाकिस्तान एक में ही था, तो विधानसभा की जो सीटें थी वो टोटल सीटें थी 1585, और उसमें जात के आधार पर जो बांटी गई थी सीटें, वो 177 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए थी। 177, और हिंदू की 778 सीटें थी। 700, 78 और 78, और मुस्लिम की थी 517, और सिख की 36 थी। सिख समाज की 36 थी, और एंग्लो इंडिया की 12 थी, और क्रिश्चियन की, जो ईसाई थे, इनकी 21 थी, और यूरोपियन की 46 थी, और एसटी की 45 थी। इस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ था। और लॉर्ड बेवल ने 1940 में विधानसभा के इलेक्शन का अनाउंस कर दिया था कि अब इलेक्शन होगा, इलेक्शन के आधार पर ही संविधान सभा के मेंबर चुने जाएंगे। तो उस समय जो मेन पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी थी, और मुस्लिम लोगों की पार्टी मुस्लिम लीग पार्टी थी। उसके अध्यक्ष जो थे मोहम्मद अली जिन्ना थे, और
बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इन्होंने पार्टी बनाई थी ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पार्टी। तो सबने अपने कैंडिडेट उतारे थे इलेक्शन में, और बाबा साहब ने भी अपने जो कि 177 कैंडिडेट उतार सकते थे, लेकिन इन्होंने सिर्फ 51 कैंडिडेट उतारे थे मैदान में। उसका कारण ये था क्योंकि पैसा का अभाव था और संसाधन नहीं थे, और इनको योग्य कैंडिडेट भी नहीं अच्छी तरीके से जो रही मिलना चाहिए थे, उचित कैंडिडेट वो भी नहीं मिले थे। इस वजह से इन्होंने सिर्फ 51 कैंडिडेट ही उतारे थे। इलेक्शन का प्रचार जोर शोर से चल रहा था। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने उसी समय अपनी एक भीम पत्रिका निकाली थी। उसमें कांग्रेस के खिलाफ काफ़ी कुछ बताया था। ये बताया था कि कांग्रेस ने अभी तक आप लोगों के लिए कुछ नहीं किया है, और इतने इन्होंने गांधी जी ने आमरण अनशन किए, इतने इन्होंने आंदोलन किए, उसमें अछूतों के लिए या असस जातियों के लिए उसमें उनका कोई योगदान नहीं रहा। कभी भी उन्होंने इसके लिए आमरण अनशन नहीं किया कि इन अछूत लोगों को भी मंदिर में प्रवेश किया जाए। कभी भी इसके लिए उन्होंने आमरण अनशन नहीं किया कि इन अछूत के बच्चे भी स्कूल में जाएं। कभी इसके लिए उन्होंने आमरण अनशन नहीं किया कि इनके साथ भेदभाव जात छुआछूत ना की जाए। अभी इसके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि उन्होंने गोलमेज सम्मेलन में जो अधिकार अछूत लोगों को मिलने वाले थे उसका उन्होंने विरोध किया था। ये बात उन्होंने अपनी पत्रिका में भी निकाली थी। और बंगाल में एक जो बाबा साहब के बहुत सहयोगी थे, बहुत योग्य इंसान थे, उनका नाम था जोगेंद्र नाथ मंडल। वो भी इलेक्शन बाबा साहब की पार्टी से लड़े थे, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पार्टी से। उन्होंने 2 जगह से सीट का नामांकन भरा था, और बाबा साहब ने पूर्वी बंगाल में 6 कैंडिडेट अपने पार्टी से उतारे थे, जबकि वहाँ पे कुल 250 सीटें थीं, और रिजर्व की सीटें जो थी 30 थीं, लेकिन इन्होंने कुल 6 ही कैंडिडेट वहाँ पे उतार पाए थे। इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में रिजल्ट आया। रिजल्ट में बाबा साहब के सभी कैंडिडेट हार गए थे, सिर्फ एक ही कैंडिडेट जीते थे, वो है जोगेंद्र नाथ मंडल। बंगाल से जीते थे जोगेंद्र नाथ मंडल, और बंगाल में सरकार बन गई थी मुस्लिम लीग की। कांग्रेस जबकि अच्छी जीत वहाँ हुई थी, लेकिन फिर भी वहाँ पे अपना बहुमत नहीं सिद्ध कर पाई, इसलिए अपनी सरकार नहीं बना पाई, और वहाँ पे मुस्लिम लीग की सरकार बन गई थी। वहाँ जीते वाले कैंडिडेट जो और थे, 3 निर्दलीय जीते थे SC कार्ड से, और 26 कैंडिडेट जो थे वो कांग्रेस के ही थे, कांग्रेस से जीते थे शेड्यूल कास्ट सीट से। तो इस प्रकार से ये होता है। अब जब संविधान सभा की बात आती है, तो यहाँ पे उस समय कैबिनेट मिशन 24 फरवरी 1940 को कैबिनेट मिशन इंडिया में, भारत में आया था। 16 फरवरी 1940 को कैबिनेट मिशन भारत में आया था। तो कैबिनेट मिशन में 3 लोग जो थे, कैबिनेट मंत्री थे, वो भारत का जायजा लेना चाहते थे, भारत के बारे में जानना चाहते थे, यहाँ आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों के बारे में जानने के लिए आए थे। और 24 मार्च 1940 को कैबिनेट मिशन जो थे वो यहाँ के जो मुख्य नेता थे उन लोगों से उनकी वार्तालाप हुई। मुख्य नेताओं में थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये नेता जो थे, इन लोगों से उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद जो है शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का एक बहुत बड़ा अधिवेशन दिल्ली में हुआ 2 अप्रैल 1940 को, जिसमें मांग की गई कि और विरोध किया गया था कैबिनेट मिशन का कि कैबिनेट मिशन ने यहाँ के जो SC और OBC है, इनमें से किसी से उन्होंने मुलाकात नहीं की। इसी बात पर उन्होंने विरोध किया था। कैबिनेट मिशन ने बाबा साहब को मिलने के लिए डेट बता दी, 5 अप्रैल 1940 को वार्तालाप होगी बाबा साहब से, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से। 5 अप्रैल 1940 को बाबा साहब से मुलाकात होती है और 65 मिनट इनकी वार्तालाप चलती है। उसमें बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर
यहाँ के एससी ओबीसी का पूरा ब्यौरा देते हैं, उनके बारे में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी देते हैं और पूरा क्या ऐसा क्या सिस्टम है इसके बारे में सब कुछ लिखित प्रमाण पत्र भी देते हैं। बाद में कैबिनेट मिशन जो था तो उन्होंने संविधान सभा के बारे में 292 कैंडिडेटों का होना अनिवार्य बताया और कैबिनेट मिशन के अनुसार कि संविधान सभा में पहुंचने के लिए 5 मेंबर्स का 5 विधायकों का समर्थन होना कंपलसरी था। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पास सिर्फ एक ही विधायक थे, वो थे जोगेंद्र मंडल, इसलिए वो विधानसभा में पहुंचने के लिए बहुत ही अयोग्य थे, मुश्किल थी उनके लिए। लेकिन जोगेंद्र मंडल के अथक प्रयास के कारण वो संविधान सभा में पहुंचते हैं, क्योंकि कलकत्ता में जो है वहाँ 3 निर्दलीय जो विधायक होते हैं शेड्यूल कास्ट के, वो इनका समर्थन करते हैं और कुछ विधायक कांग्रेस के कट के इस्तीफा देके इनके पार्टी में आ जाते हैं, इसलिए इनके विधायकों की संख्या काफ़ी हो जाती है, लगभग 8-9 विधायक हो जाते हैं इनके पास और बंगाल से इलेक्शन जीत जाते हैं। 8 जुलाई 1940 को यह पर्चा का नामांकन करते हैं। 20 जुलाई 1940 को इनका रिजल्ट आता है और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा के मेंबर बन जाते हैं। यह है संविधान सभा कैसे पहुँचे बाबा साहब। तो वहाँ पे काफ़ी प्रयास होता है, नमोशुद्ध एक दल चल रहा होता, समूह चल रहा होता, उनका काफ़ी योगदान होता है और काफ़ी एक्टिव नेता होते हैं, उनका बहुत बड़ा सहयोग होता है। तो ऐसे पहुँचते हैं बाबा साहब। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली में होती है और उसमें उपस्थित होने वालों की संख्या जो आप लोग 389 बताते हैं और 389 नहीं थी, 207 थी उपस्थित होने वालों की संख्या। उपस्थित होने वालों की संख्या 207 होती है और उस 9 दिसंबर 1946 को जो सभा होती है उसके अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं और उसके बाद अगली बैठक होती है 11 दिसंबर 1940 को। उस दिन स्थायी अध्यक्ष के रूप में मनोनीत माने जाते हैं, सिलेक्ट किए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 13 दिसंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में प्रस्तावना प्रस्तुत करते हैं और 17 दिसंबर 1946 को बाबा साहब का पहला ही लेक्चर लग जाता है। बाबा साहब का जो लेक्चर होता है तथा इतना प्रभावशाली होता है, इतना इफेक्टिव होता है कि वास्तव में सभी लोगों को इस बात को मानना पड़ता है कि ये इंसान वास्तव में एक विद्वान है, बहुत जानकार हैं, इनका रखना बहुत ज़रूरी है। सभी लोग पहले बाबा साहब का विरोध करते थे, किसी कारणवश ये बंगाल का विभाजन हो जाता है तो उसके बाद इनका सदस्यता चली जाती है, लेकिन फिर कांग्रेस के ही नेता और जो उसमें कैंडिडेट होते हैं उनको मानना होता है कि बाबा साहब को होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए फिर इनको मुंबई से इलेक्शन जिताया जाता है, फिर दोबारा इनको संविधान सभा में रखा जाता है। तो संविधान सभा जो है उसमें एक समिति बनाई जाती है संविधान लिखने के लिए। वो समिति 7 लोगों की थी। उसमें इस प्रकार से हैं, ए के अय्यर थे, के एम मुंशी थे, बी एल मित्तल थे, डी पी खैतान थे और सैयद मोहम्मद सदीउल्लाह थे और एन गोपाला स्वामी थे, एन माधव राव थे। इस तरीके से ये 7 लोगों समेत थी। लेकिन टी कृष्णाचारी जो उसी के सदस्य थे, जो डी पी खैतान की मृत्यु के बाद आते हैं और ये लास्ट में जब संविधान जब लिख जाता है तब वहाँ पे अपना खुद ये स्पीच देते हैं, बताते हैं अध्यक्ष महोदय के सामने कि इसमें आपने 7 लोगों की जो समिति बनाई थी, इसमें जो बात आती है कि 7 लोगों को बहुत बड़ा योगदान रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि उन्होंने ये स्पीच दिया था कि एक लोगों की मृत्यु हो जाती है, एक लोग इस्तीफा दे देते हैं और एक लोग अमेरिका चले जाते हैं, कभी वो आते नहीं, उनका स्थान रिक्त पड़ा रहता है और
एक दो लोग सरकारी कार्यों में बराबर व्यस्त रहते हैं, एक दो लोग जो है बीमार रहते हैं, बीमार के कारण वो अपनी दवा ही कराते रहते हैं, कभी भी वो अ, उसमें योगदान नहीं दे पाते हैं। इसलिए पूरा कार्य जो है संविधान का बाबा साहब के कंधों पे आ जाता है, और वो अपनी बीमारी हालत में, कैसी भी हालत में, इस संविधान को उन्होंने 2 साल 11 महीना 18 दिन में पूरा किया है। और ये रिपोर्ट बाबा साहब ने नहीं, स्वयं टीटी कृष्णाचार्य ने दी है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान के जनक कहे जाते हैं, संविधान के पिता कहे जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के फादर कहे जाते हैं। और ये जानकारी हम लोगों को होना चाहिए। और उन्होंने विशेषकर ये संविधान में ये ध्यान दिया, उनके साथ में इतना अन्याय हुआ, पल पल पर उन्हें, कदम कदम पर उन्होंने ये अपमान सहा, लोगों का काफ़ी तिरस्कार सहा, लेकिन उनके संविधान में ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता है। हमारा संविधान भारत का जो है वो लचीला है, व्यवहारिक है, और सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है। और बाबा साहब ने अपने आखिर में अपने स्पीच में कहा था कि ये संविधान हमारा, ये अच्छों के लिए अच्छा कहने का मतलब बुरों के लिए बुरा सिद्ध होगा। इसे चलाने वाले जैसे होंगे कि वैसा सिद्ध होगा, बस चलाने वालों पर निर्भर करता है। इसलिए आप लोगों सबसे भी अनुरोध है कि संविधान के बारे में जो हम लोग बात करने लगते हैं, पहले उसे आप सही से पढ़ लें, समझ लें, और जिसका योगदान रहा है, आज भी लोग जब लेक्चर देते हैं तो बाबा साहब का एक बार भी नाम नहीं लेते हैं, पूरा अपना 1 घंटे के 1.5 घंटे का लेक्चर बोल देते हैं, जिसमें विभिन्न अन्य नेताओं का नाम ले लेते हैं, लेकिन कहीं पर बाबा साहब को नाम नहीं आने देते हैं। इससे सिद्ध ये होता रहता है कहीं न कहीं कोई ऐसी कुंठा रखते हैं, कोई ऐसी घृणा रखते हैं जो नहीं होना चाहिए। और एक बार मैं फिर से बाबा साहब को नमन करता हूँ, बाबा साहब को प्रणाम करता हूँ, उनको याद करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, धन्यवाद।